ओके, मनी की बात करते हैं। अब देखो, मनी जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ठीक है। अगर मनी की बात की जाए तो विदाउट मनी जो है वो कुछ चीज हम परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि मनी की एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। और विदाउट मनी हम कोई भी चीज खरीदने का फुलफिल नहीं कर सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में, वो आता है इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में पहले ना क्या चलता था, पहले कॉमोडिटी मनी चलता था। कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या है? कॉमोडिटी मनी का मतलब है बार्टर एक्सचेंज। पहले मान लो दो फार्मर्स हैं, एक बैंगन उगा रहा है और एक गेहूं उगा रहा है, ठीक है। गेहूं वाले ने बैंगन वाले की हेल्प की और दोनों का ट्रांजैक्शन बिल्डअप हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी मतलब बार्टर एक्सचेंज। इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, any commodity that was generally demanded and chosen by common concern was used as money. So goods like furs, skins, salt, rice, wheat, utensils, weapons, etc. were commonly used as money. Such exchange of goods for goods were known as barter exchange. ठीक है। अब बार्टर एक्सचेंज की दिक्कतें कब से स्टार्ट होने लगी? जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। पहले लोगों की जो डिमांड थी वो लिमिटेड थी और एक लिमिटेड एरिया तक थी। जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी। लोगों की डिमांड डाइवर्सिफाइड होने लगी। पहले बस वो खाने पीने की गुड्स की डिमांड करते थे, अब वो सर्विसेज की भी डिमांड करने लगे थे, ठीक है। तो एक कॉमन कंसर्न जानना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए कॉमोडिटी मनी को हमें क्या करना पड़ा? हटाना पड़ा। उसके बाद आया मेटेलिक मनी। कॉमोडिटी मनी के बाद आया मेटेलिक मनी। विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, commodity money changed into metallic money. Metals like gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. लेकिन अब इसमें दिक्कत कब आई? जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होने लगे तो इसे ले जाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था, ठीक है। तो इट वॉज द मेन फॉर्म ऑफ मनी थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा टाइम तक चला था। पहले क्या आया था? कॉमोडिटी मनी। उसके बाद क्या आया? मेटेलिक मनी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, जो भी हमने ऑप्शन दिया इवोल्यूशन ऑफ मनी में, सबसे पहले क्या आएगा? कॉमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, उसके बाद क्या आएगा? पेपर मनी, ठीक है। मेटेलिक मनी की दिक्कतें क्या आने लगी? मेटेलिक मनी की ये दिक्कतें आ रही थी, इसे ट्रांसपोर्टेशन करवाने में दिक्कत होती थी, ठीक है। इसका चोरी का भी खतरा रहता था। अब आता है पेपर मनी। इट वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी gold and silver coins from place to place. So invention of paper money marked a very important stage in the development of money. So paper money is regulated and controlled by Central Bank of the country, RBI in India. अब एक जने को हेडेक दे दी, भाई तू हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, तुझे हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि तू नोट छाप सकता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो नोट छापता है उस सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। एट प्रेजेंट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द मनी कंसिस्ट मेनली ऑफ द करेंसी नोट और पेपर मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। पहला क्या था? कॉमोडिटी मनी। दूसरा क्या था? मेटेलिक मनी। थर्ड क्या आया आपका? पेपर मनी। उसके बाद आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या है? जो पैसा आपका बैंक में पड़ा होता है उसे हम क्रेडिट मनी कहते हैं। जो पैसा आपका बैंक में पड़ा होता है उसे हम क्रेडिट मनी कहते हैं। इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस almost side by side with that of the paper money. People keep a part of their cash as deposit with bank, which they can withdraw at their convenience through checks. ठीक है। The check known as credit or bank money itself is not a money, but it perform the same function as money. तो पहला क्या था आपका? पहला था आपका कॉमोडिटी मनी, जिसे हम बार्टर एक्सचेंज भी कहते हैं। दूसरा था आपका मेटेलिक मनी। तीसरा था आपका पेपर मनी। चौथा क्या है आपका? क्रेडिट मनी। उसके बाद आया आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसको हम कह देते हैं प्लास्टिक मनी। द लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। दे एम एट रिमूविंग द नीड फॉर कैरिंग कैश टू मेक ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब आप ये चार नाम तो जान गए, लेकिन उनके साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी जानते जाना। कॉमोडिटी मनी क्यों हटा? क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी थी। मेटेलिक मनी क्यों हटा? क्योंकि लोगों को कैरी करने में गोल्ड और सिल्वर में दिक्कत हो रही थी। पेपर मनी अभी भी है, ठीक है,
लेकिन पेपर मनी को और इजी वे में करने का क्या था, क्रेडिट मनी, कि आपको हर टाइम अपने जेब में पैसा लेने का जरूरत नहीं है, आप चेकबुक भी लेकर चलेंगे तो चल जाएगा। अब चेकबुक को भी और इजी करने के लिए क्या आया आपका, प्लास्टिक मनी। ठीक है, समझ गए समझ गए। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, क्रिश जल्दी से, पहला क्या था, कॉमोडिटी मनी, दूसरा हाँ अरे सेकंड वाला, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद क्या आया, पेपर, उसके बाद हाँ क्रेडिट पे लास्ट। हेलो, अच्छा एक मिनट, आज है आज से 3 मिनट। आज नहीं है ना, कल होगी कल। आप ना नाम को हेलो तो मैडम वो भी नाम आपको रिप्लाई करते हैं, तभी नाम क्लास डन डन डन। पहला क्या था आपका, कॉमोडिटी मनी, दूसरा क्या था आपका, मेटेलिक मनी, थर्ड क्या था आपका, पेपर मनी, फोर्थ क्या था आपका, क्रेडिट मनी, और फिफ्थ क्या था, प्लास्टिक मनी। अरे जो तेरा डेबिट कार्ड जो तू एटीएम में जाकर डालता है ना अपना, ठीक है, क्या डालता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड मत डाला करो, पैसा ज्यादा लगता है। क्रेडिट कार्ड अपना पैसा नहीं होता, डेबिट कार्ड अपना पैसा होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड मतलब जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसका नाम डेबिट क्यों रखा है, क्योंकि आप अकाउंट से निकाल रहे हो। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड जो आपने बैंक को अभी दिया नहीं है, ठीक है, बैंक आपको उधार के तौर पे दे रहा है, तो क्रेडिट कार्ड होता है। समझ गए समझ गए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्लियर है। देखो, इस लंबी क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ही चैप्टर हो, लेकिन ऐसा हो जाए कि आपको याद रहे। ठीक है, कि आपको बार बार एक ही चैप्टर बार बार ना करना पड़े। ठीक है, अगर इन 4 नामों में अभी भी दिक्कत है, ये जो 5 नाम है इनमें अभी भी दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है ना। ठीक है, और इस सैटरडे जो भी है, सैटरडे है ना, इको का टेस्ट है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। अब देखो कंटिंजेंट मतलब क्या होता है, जब वो चीज होती है तब उसका अकरेंस होता है। ठीक है, इसका पैर टूटा तब इसे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना, अगर इसका पैर नहीं टूटेगा तो इसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए समझ गए। अगर मान लो इसका चालान कब लगा, जब इसने हरकतें की, ठीक है, जब इसने लॉ ब्रेक किया तब इसका चालान लगा। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है कि मनी जो है वो अलग अलग तरीके के फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये सारी चीजें लिखते जाना, अगर पेपर हार्ड भी बनेगा तब भी तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है, हर इंसान, मतलब नेशनल इनकम तो एक इनकम हो गई, पूरे इंडिया कितना कमा रहा है, पूरे इंडियन रेजिडेंट्स कितना कमा रहे हैं। मान लो पूरे इंडियन रेजिडेंट जो है वो 10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, हम सबको मिलाकर 10 लाख है नेशनल इनकम। तो सोनाली को कितना मिला, क्रिश को कितना मिला, सार्थक को कितना मिला, हर्षिता को कितना मिला, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम among different factors of production: land, labor, capital, and enterprise. Total output of the country is jointly produced by these factors, so the output should be distributed among them. Money help in distribution of national product in the form of rent, wages, interest, profit, which are expressed in money terms. ठीक है, और अगर मनी नहीं होता तो फिर मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, किसी को ज्यादा चला जाता, किसी को कम चला जाता। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है मनी का, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब तुम कोई कॉमोडिटी खरीदते हो तो पैसा ही तो देते हो, और पैसा देकर अपने आप को सेटिस्फाई करते हो। तो मनी हेल्प्स द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करवाना, कंज्यूमर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी बिल्डअप करना। A consumer derives maximum satisfaction by equating the price
एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ ईच कमोडिटी। तभी तो हमने लास्ट ईयर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि अगर मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूं और मुझे 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो उसे मनी के तौर पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑफ ईच कमोडिटी विद इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब मैंने पहला आइसक्रीम खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, जब मैंने दूसरा खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब जितना मैं ज्यादा खा रहा हूं उतना मैं कितना एड ऑन सेटिस्फैक्शन कर रहा हूं। Similarly, a producer maximizes satisfaction profit by equating the marginal productivity of factor with the price of such factor. मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन दो तरीके के लोग कर रहे होते हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? प्रोड्यूसर चाहेगा कि जो भी वो खर्च कर रहा है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और कंज्यूमर क्या चाहेगा? उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। समझ गए? समझ गए। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब बैंक के पास जो पैसा आता है, बैंक उससे क्या करता है? लेंड करता है उस पैसे को, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक वाज नॉट पॉसिबल अंटिल मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हैज एनकरेज्ड सेविंग बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। सच डिमांड डिपॉजिट आर यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। क्योंकि बैंक के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, और वो पब्लिक के पैसे को लेंड करता है, पब्लिक उसे विश्वास करके पैसा देती है, उस पैसे को लेंड करता है और ज्यादा रेट पे लेंड करता है, और लोगों को कम रेट देता है, और जो बीच का गैप होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। और थर्ड क्या है? बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इन तीनों में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो रिपीट करवा लो। पहला वाला देखो, जो देश कमा रहा होता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगर मनी नहीं होता तो तुझे ये पता चल पाता कि लैंड वाले को कितना मिल रहा है, लेबर वाले को कितना मिल रहा है, कैपिटल वाले को कितना मिल रहा है। अब तो हमें पता है ना कि इसकी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी 5,000 है, उसकी सैलरी 2,000 है, इस टाइप का हमें पता है ना। तो कैसे पता चल पा रहा है? बिकॉज ऑफ मनी, कि कैसे हमारा जो नेशनल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग लोगों में। समझ गए? और किसी में कोई दिक्कत? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। देखो, HDFC बैंक है, उसने बोला हमारे पास 10 लाख का डिपॉजिट पड़ा है। ये जो 10 लाख का डिपॉजिट पड़ा है किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है ना। अगर मनी पैदा ही नहीं हुआ होता तो पब्लिक क्या स्टोर कर पाती है अपने पैसे को? ठीक है, तो पब्लिक जो है वो स्टोर कर पा रही है अपने पैसे को, तभी तो बैंक के पास पैसा आया। और बैंक के पास पैसा आया तभी तो बैंक जो है वो लेंड कर पा रहा है, ठीक है। तो बैंक ने बोला उस 10 लाख पे हम 2% देंगे, और बाकी जो हम लेंड कर रहे हैं वो 5% पे कर रहे हैं। तो बैंक ने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 3% का। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? आ गया समझ? ठीक है। देखो, HDFC बैंक के पास 10 लाख का डिपॉजिट है। ये 10 लाख का डिपॉजिट किसका डिपॉजिट है? पब्लिक का डिपॉजिट है। अगर मनी होता ही नहीं तो क्या पब्लिक कोई भी पैसा डिपॉजिट कर पाती? कुछ भी स्टोर नहीं हो पाता। बैंक के पास कोई डिपॉजिट नहीं आता, बैंक कुछ लेंड नहीं कर पाता, बैंक नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन वही पैसे होने के कारण क्या हो पाता है? उधार क्रिएट हो पाता है, ठीक है। अब जरा इसे पढ़ते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मतलब उधार का क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक वाज नॉट पॉसिबल अंटिल मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हैज एनकरेज सेविंग बाय पीपल in the form of demand deposit in banks. Such demand deposit are used by the commercial bank to create credit. समझ गए? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मनी इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो पैसा कमाया उसे जब मैं दोबारा लगाऊंगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मनी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल as it is the most liquid assets and can be put to any use. Due to liquidity of money, capital can be easily transferred from less productive use to more productive use. मान लो मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, मेरे पास 10 लाख कैश पड़ा है, मेरे पास प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, ठीक है। प्रोजेक्ट बी मुझे 15% का रिटर्न दे रहा है और प्रोजेक्ट ए मुझे 10% का रिटर्न दे रहा है। मैं किस पे इन्वेस्ट करूंगा? प्रोजेक्ट बी में, ठीक है। वहीं अगर मान लो कि मेरे पास कोई मशीन पड़ी होती, क्या मैं मशीन को इजीली ट्रांसफर कर पाता? अगर मेरी मशीन गन्ने का जूस निकालती है तो क्या अब मैं इसमें से आम का जूस निकलवा सकता हूं? नहीं ना। लेकिन वही अगर कैश फॉर्म में पड़ा है तो मैं इजीली मशीनों को खरीद सकता हूं,
ठीक है, अब जरा रीड करते हैं। मनी इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड कैन बी पुट टू एनी यूज। वही अगर मान लो मशीन होता, तो मशीन जिस पर्पस के लिए बना है उसी पर्पस को निकाल पाता, कुछ एड ऑन नहीं हो पाता। ठीक है, ड्यू टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब उसका कैश फॉर्म होना। ठीक है, कैपिटल कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूज टू मोर प्रोडक्टिव यूज। समझ गए, समझ गए। वही अगर मान लो मेरे पास मशीन होता तो मैं इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास अगर कैश पड़ा है तो मैं इजीली उसे ट्रांसफर कर सकता। ठीक है, बियरर ऑफ ऑप्शन, मनी प्रोवाइड परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन बियरर, जिसके पास वो पैसा पड़ा है वो उसका ओनर। होल्डिंग इट एंड ही हैज न्यूमरस ऑप्शन फॉर इट्स यूज, द बियरर कैन चेंज हिज डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मान लो मैंने अपना पैसा लैपटॉप पे ब्लॉक कर दिया, तो लैपटॉप पे अगर ब्लॉक कर दिया तो लैपटॉप पे ही रहेगा, लेकिन अगर मेरे पास पैसा पड़ा है, अगर मेरे पास कैश फॉर्म में पड़ा है, तो मैं टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता हूं। वही अगर मैंने कोई कॉमोडिटी परचेज कर ली है तो देन फिर मैं चेंज नहीं कर सकता। द बियरर कैन चेंज हिज डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी, इंटेंसिटी एंड इज प्रायोरिटी। ठीक है, अभी मेरे को पैसों की बहुत नीड है, लेकिन मेरा कॉमोडिटी कोई यूज नहीं आ रहा। ठीक है, वही अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता तो जहां जहां मेरी नीड थी वहां पर मैं उस पैसे को लगा देता और अपनी नीड को फुलफिल कर देता। ठीक है, तो यही समझा रहे हैं। मनी प्रोवाइड्स परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन, जिसके पास वो पैसा पड़ा है, होल्डिंग इट एंड ही हैज न्यूमरस ऑप्शन फॉर इट्स यूज। द बियरर कैन चेंज हिज डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी, इंटेंसिटी एंड हिज प्रायोरिटी। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब होता है कि आप उधार देने के कितने केपेबल हो। ठीक है, आप अपने उधार चुकाने के कितने केपेबल हो। ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है और एक इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट जिसका दिवाला निकल गया, जो बैंकरप्ट है, मतलब जिसके बैंक अकाउंट में 0 रुपए पड़े हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने उधार को पे आउट कर सकता है। Money serves as a guarantee of solvency for an individual or institution. If an individual has enough money more than his liability, liability मतलब उधार, then he cannot be declared insolvent or bankrupt. Due to this reason, individuals and firms keep large amount of money to meet unexpected needs. पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा क्या था, क्रेडिट क्रिएशन। चौथा क्या था, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। पांचवा क्या है, बियरर ऑफ ऑप्शन। और सिक्स क्या है, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है, और स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू पॉल इनजिक, फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। ठीक है, पहला क्या था आपका फंक्शन, पहला आपका फंक्शन था कंटिंजेंट फंक्शन। अब क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन की बात करें तो दे रेफर्स टू दोस फंक्शन which facilitate working of the economy of a country. For example, the function of money as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment are all static function. Static function जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन मतलब कि मनी ये चीज तो करेगा ही। अगर कार है तो इसमें गाना बज सकता है, अगर कार है तो यहां से उधर जा सकता है, तो वो उसके स्टैटिक फंक्शन हो गए। कि अगर मेरे हाथ में नोट है तो ये चीजें हो सकती, वो स्टैटिक। और डायनेमिक मतलब क्या है, जो चेंज होता रहता है। They refers to those function which cause movement in the level of economic activity in a country. So dynamic function determine the economic trend. For example, function of money as a basis of credit and liquidity actually brings about changes in the level of economic activity in a country. Expansion of credit not only leads to rise in the price level, but also increases the level of income, output, employment in the economy. Both देखो, डायनेमिक मतलब उसका यूज होना, और स्टैटिक मतलब कि मनी क्या क्या कर सकता है। डायनेमिक मतलब उसका यूज होना, और डायनेमिक मतलब उसका यूज होना, और स्टैटिक मतलब कि वो क्या क्या कर सकता है। समझ गए, समझ, एक बार लिख लो जरा, ऊपर ऊपर से लिख लो। स्टैटिक मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब है कि क्या क्या वो कर सकता है, और डायनेमिक मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके यूज होने के बाद। अच्छा, तुम अभी तक लिख ही नहीं देते।
देखो तेरे पास टी शर्ट है, तू क्या कर सकता है ना, पहन सकता है, तेरे को ये किस किस से बचाएंगे, कीड़े मकोड़ों इन सब से, ठीक है। अब मान लो इसमें तूने डिजाइन करवा दिया, कुछ अलग चीज करवा दी, तू कैसे उसे वर्क कर रहा है, उस पे कैसे काम कर रहा है, वो तेरा डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। और उससे क्या क्या कितने दिन तुझे बस यही टी शर्ट पहननी पड़ती है और कुछ नहीं पहनना पड़ता है, इस पे कुछ। तो ये जो है फंक्शन है मनी का, कि मतलब क्या क्या होता है, उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं। और ये है कि मनी जो है वो ये चीज तो करता ही है, ठीक है। स्टैटिक मतलब कि ये चीज करेगा, अगर ये टेबल है तो इसमें मैं कुछ रख सकता हूँ, ये स्टैटिक है, अब मैं क्या रख रहा हूँ, उससे क्या क्या हो रहा है मेरा फायदा, वो डायनेमिक। चलो अब आते हैं डिमांड फॉर मनी, ठीक है, कि हम कब कब मनी की डिमांड करते हैं, हमें कब कब मनी चाहिए होता है, ठीक है। तो पीपल डिमांड कॉमोडिटी सच एज राइस, व्हीट, क्लोथ्स एक्सेट्रा बिकॉज दीज गुड्स पोजेसेस यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। However, money does not possess any utility to directly satisfy the consumer. Then why do people demand money? Broadly stating, जैसे मैंने राइस लिया तो मेरा पेट भर गया, अगर मैंने वीट लिया तो मेरा पेट भर गया, मैंने क्लोथ्स लिए तो मैं बैक्टीरिया से बचा हुआ, ठीक है। लेकिन मनी मुझे किस चीज से बचा रहा है? तो ब्रॉडली स्टेटिंग देयर आर थ्री मेन मोटिव्स फॉर विच मनी इज वांटेड बाय द पीपल: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। पहले इनके नाम लिख लेना: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, सीयूईटी में भी अच्छा रहेगा, और बाकी पेपर में तो इससे हटकर कुछ आएगा नहीं। प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। चलो अब आते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव पे। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। दूध लाना है, ई रिक्शे वाले को देना है, उसके बाद नेट वाले को देना है, ठीक है, जो डेली डेली ट्रांजेक्शन वाली चीज है। दिस मोटिव कैन बी लुक्ड एट द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर हु वांट इनकम टू मीट देयर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इनकम मोटिव, ठीक है, अगर हाउस होल्ड कर रहा है तो इनकम मोटिव, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हु वांट इनकम टू मीट देयर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम मोटिव। And from the perspective of businessman who require money to carry on their day to day business activity, लेबरों को चाय पिलाना है या इस टाइप की चीज, वो बिजनेस मोटिव। तो द ट्रांजेक्शन मोटिव रिलेट टू डिमांड फॉर मनी टू मीट द करंट ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट। The income which a person gets is not continuous, whereas expenditure is continuous. So to bridge the gap between receipt of income and its expenditure, people hold cash. According to Keynes, transaction demand for money is positively associated with the level of income. That is, higher the level of income, larger would be the size of money holding for transaction. ठीक है, फिर ज्यादा खर्चा करेगा इंसान। तो पहला क्या है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर दो तरीके के लोग आ जाते हैं, एक बिजनेस मोटिव वाले और एक इनकम मोटिव वाले। ये ट्रांजैक्शन मोटिव कहता क्या है कि जो डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, कि इसने क्या कहा कि जो आपकी होल्डिंग पावर है इनकम की, मतलब मनी की, वो अकॉर्डिंग टू आपकी लेवल ऑफ इनकम है। अगर आपका लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगा तो आपका होल्डिंग पावर भी ज्यादा होगा, क्योंकि डेली आप कितना खर्च कर लोगे फिर भी आपके पास बचता रहेगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। किसी का पैर टूट गया, कोई बीमार पड़ गया, इस टाइप की चीज। तो इट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंस फॉर अनफोर्सीन कंटीजेंसी। पीपल विश टू होल्ड सम मनी to provide for risk of unforeseen events like sickness, accident, etc. The amount of money held under this motive depend upon the nature of individual and on the condition in which he lives. The demand for money for precautionary balances is also closely related to the level of income. Higher the level of income, more will be the cash balances for contingency. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव में फर्क क्या है? इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन मोटिव, मनी इज हेल्ड फॉर ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, दूध लाना है, चाय पत्ती, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वाइल अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव, कैश इज केप्ट टू मीट अनफोर्सीन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो हमें नहीं पता लेकिन इन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हो जाए उसकी वजह से। अंडर ट्रांजैक्शन मोटिव, होल्डिंग ऑफ मनी इज वेरी कन्वीनियंट and value of money in terms of other goods is relatively certain. However, under precautionary motive, हमें नहीं पता कितना खर्च आ जाए, ठीक है। मान लो क्या टूट गया, उसका पैर टूटा,
हाथ टूटा, क्या टूट गया, पूरा सब कुछ टूट गया। तो हाउएवर अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव, holding of money depends upon the degree of uncertainty. That is, more money is kept in the event of war or financial crisis and less money during the normal condition. In general, cash balances held for transaction and precautionary motive are directly dependent on the level of income. अगर level of income अच्छा होगा तो दोनों चीजें अच्छी होंगी। समझ गए, समझ गए। उसके बाद आता है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, जो आपने फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ा था। जो जने मनी को होल्ड करके रखते हैं और जब उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब वो उसे बेच देते हैं, या फिर कुछ जने सिक्योरिटीज परचेज कर रखते हैं जैसे शेयर और डिबेंचर, और जब उसके प्राइस हाई हो जाते हैं तब वो उसे बेच देते हैं। इट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ होल्डर टू कीप कैश बैलेंस एज एन ऑल्टरनेटिव टू द फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब होता है आप मुझे 5,000 दो, मैं आपको 7,000 रुपए दूंगा, और एक ड्यूरेशन बता देते हैं कितने टाइम बाद। अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव, it is presumed that people can hold their wealth either in the form of bonds or in the form of cash balances. The decision regarding the holding of bonds or cash balances depend upon the expectation about the changes in the rate of interest or capital value of assets in future. The interest rate varies inversely with the market value of security. That is, when interest rate rises, market value of bond falls. Hence, demand for money for speculative motive becomes less at high interest rate and become large at low interest rate. अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा दो या फिर बैंक में लगा दो। अगर मान लो बैंक आपको 2% दे रहा है और फाइनेंशियल मार्केट आपको 4% दे रहा है, तो आप फाइनेंशियल मार्केट में जाकर अपना पैसा रखोगे, तब तो स्पेकुलेटिव मोटिव बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि अब बैंक ने अपना इंटरेस्ट 5% कर दिया और यहाँ पर अभी 4% दिया, तो सब क्या करेंगे, विड्रॉ करने लगेंगे फाइनेंशियल मार्केट से, और कहां पर डालने लगेंगे अपना पैसा, बैंक में। एक बार स्पेकुलेटिव मोटिव पढ़ लो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। ये रहे। तो तीन तरीके से हम डिमांड करते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। तीनों का डिफरेंस तो पता चल गया ना। अभी तक जो पढ़ाया गया कि पेपर अगर हार्ड बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं बार्टर सिस्टम पे। ठीक है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि किसी को बॉटल की जरूरत है, ठीक है, और मुझे बुक की जरूरत है, ठीक है। किसी ने मुझे बुक दे दिया, ठीक है, और मैंने उसे बॉटल दे दिया, बार्टर एक्सचेंज हो गया। लेकिन क्या ये बार बार पॉसिबल है कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले को भी जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होगा और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होगा? इसे करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज होना जरूरी है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, मगर ना बार्टर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर वेरी सिंपल एंड लिमिटेड। लोग खान पीन और इन सब पे ध्यान रखते थे। पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। बार्टर एक्सचेंज refers to exchange of goods for goods. An economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy, C2C economy, where C stands for commodity. For example, when a farmer gives wheat and gets clothes from the weaver in return, it is known as barter exchange. और आपने क्लास 10th में भी बार्टर एक्सचेंज पढ़ा है, मनी एंड क्रेडिट में। ठीक है, अब बार्टर एक्सचेंज की एक चीज होना जरूरी है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो तुम्हें चाहिए वो सामने वाले के पास होने चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, मगर ना बार्टर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो double coincidence of bonds refers to simultaneous fulfillment of mutual wants of buyer and seller. In the above example, want of for clothing by the farmer coincides with the want of weaver for wheat. However, it is very difficult to find double coincidence of bonds in real life. It leads to huge trading costs. Trading cost मतलब ढूंढने का खर्चा, कॉमोडिटी को वैसा बनाने का खर्चा, सर्च कॉस्ट का खर्चा, ट्रांजेक्शन का खर्चा, अलग अलग खर्चे अटैच है। ठीक है, ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब है एक ही चीज को बिकवाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है।
With rise in economic activity, the exchange through barter become more difficult and complicated. Let us discuss the various limitation of barter exchange. अभी तुम्हें यहाँ से लर्निंग आउटकम क्या लेने हैं कि बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज हो रहा होता है उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। क्या चीज एक चीज कंपल्शन है जो बार्टर एक्सचेंज में होना चाहिए, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जो तुम्हें चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज हो सकता है, मगर ना बार्टर एक्सचेंज नहीं हो सकता। उसके बाद इसके लिमिटेशन क्या थे कि ये ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट आता था और भी बहुत सारे लिमिटेशन है। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है जो तुम्हें चाहिए वो सामने वाले के पास हो, लेकिन ये हो सकता है जो सामने वाले को चाहिए वो तुम्हारे पास हो। ठीक है, तो पहला क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है, मान लो कि मुझे बुक चाहिए, सामने वाले के पास बुक पड़ी है और उसे चाहिए एसी और मेरे पास एसी पड़ा है। अब वो मुझे कितने बुक देगा तब जाकर मैं उसे एसी दूंगा, इसे जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि वो अगर मुझे 1 यूनिट दे रहा है तो उसके एक्सचेंज में मैं उसे कितना यूनिट दूं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। पहला क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर एक्सचेंज में आप उधारी नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या है, अगर मान लो मैं टमाटर प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, और सामने वाला जो है वो आलू प्रोड्यूस करता है, मैंने कहा मुझे आलू उधार पे दे दे और ये देख तेरे टमाटर मैं तुझे 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। जरूरी थोड़ी है 1 हफ्ते बाद भी वो टमाटर की जो क्वालिटी आज है वो 1 हफ्ते बाद भी रहे। तो अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज most of the goods like wheat, rice, vegetable, etc. do not possess durability. That is, their quality deteriorates with passage of time. ठीक है, स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स। कहाँ गए, तो जो ऊपर होगा ना, सॉरी सॉरी। अंडर द बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द बोरोवर may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment. There may be conflict regarding which specific commodities to be used for repayment. The commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment. ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन उस टाइम पे हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो दिक्कत हो जाती है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम बार्टर एक्सचेंज में चीजों को स्टोर कर नहीं रख सकते क्योंकि पेरिशेबल नेचर की वजह से हम उसे स्टोर कर नहीं रख सकते। पहला क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहला क्या था, जो तुम्हें चाहिए वो सामने वाले के पास है या नहीं है, जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है, एक अगर वो चीज देगा तो उसके बदले में कितना दूं वो जानना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा क्या है कि आप उधारी नहीं कर सकते। और चौथा क्या है, आप उसे स्टोर कर नहीं रख सकते क्योंकि उसका नेचर जो होता है वो पेरिशेबल होता है। इन चारों में किसी को कोई दिक्कत, आ गया समझ। पहला क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, lack of common measure of value, lack of store of value, lack of standard of deferred payment। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इन सारी दिक्कतों की वजह से आया फंक्शंस ऑफ मनी। एक बार ये फ्लो चार्ट बना लो जरा। प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन होता है और सेकेंडरी फंक्शन जो होता है वो डिराइव्ड फंक्शन होता है कि और क्या क्या कर सकता है।
प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन के बगल में लिख लेना मेन और बेसिक फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के बगल में लिख लेना मेन और बेसिक फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के बगल में लिख लेना मेन और बेसिक फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के बगल में लिख लेना मेन और बेसिक फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के बगल में लिख लेना मेन और बेसिक फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन के बगल में लिख लेना सब्सिडी और डेरिवेटिव फंक्शन। और क्या क्या कर सकता है मनी? प्राइमरी फंक्शन के अंदर मेन और बेसिक फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर सब्सिडी और डेरिवेटिव फंक्शन। डन डन डन, लिख लिया ना सबने? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। लिखा नहीं? लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। डन 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 डन। लिख लिया ना? हाँ लिख लिया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पे सबको लर्न हो गया। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। और अगर नोटिस करोगे तो जितने भी लैकिंग स्पॉट थे बार्टर एक्सचेंज के, उन सबको इसने रेक्टिफाई कर दिया। ओके, इसे ध्यान से समझना, सीयूईटी में 3 क्वेश्चंस आए थे इसी से रिलेटेड। Medium of exchange. Money as a medium of exchange means that it can be used to make payment for all the transaction of goods and services. ठीक है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? अब अगर मुझे कोई भी कॉमोडिटी लेनी है, चाहे वो टेंजिबल कॉमोडिटी हो, चाहे वो इनटेंजिबल कॉमोडिटी हो। टेंजिबल कॉमोडिटी जिसे मैं टच कर सकता हूँ, इनटेंजिबल कॉमोडिटी लाइक नेटफ्लिक्स, इंटरनेट सप्लाई, ये सारी चीजें। तो अब बस मुझे पैसा देना है और वो कॉमोडिटी मैं यूज कर सकता हूँ। So money as a medium of exchange means that it can be used to make payment for all the transaction of goods and services. It is the most essential function of money. Money has the quality of general acceptability. कोई भी जना मना नहीं करेगा अगर आप मनी दोगे उसे। तो so all exchanges take place in terms of money. This function has removed the major difficulty of lack of double coincidence of bonds. Lack of double coincidence of bonds में 2 टेंशन हो रही थी। पहली, मुझे वो कॉमोडिटी चाहिए, दूसरी ये चीज कि सामने वाले को भी वो चाहिए या नहीं चाहिए जो मेरे पास पड़ा है। ठीक है? अब क्या है, बस मेरे को ये टेंशन है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। दिस फंक्शन हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एंड इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। यूज ऑफ मनी अलाउ परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है? This function of money facilitates trade and helps in conducting transaction in an economy. Money has no power to satisfy human wants, but it commands power to purchase those things which have a utility to satisfy human wants. So how does money separate the act of sale and purchase? Refer Hodds. तो वो Hodds देख लेंगे अभी। अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ आ गया? इसकी डेफिनेशन लिख लेना अगर लिखना चाहते हो। ठीक है? कि ट्रांजैक्शन मोटिव में हमारा हेल्प हो गया। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो हमें बस पैसे चाहिए और वो चीज हो जाएगी। सेकंड आता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है? लिखना है? नहीं ना, बुक तो है ही सबके पास। मेजर ऑफ वैल्यू के बगल में लिख लेना यूनिट ऑफ मनी। यूनिट ऑफ मनी मतलब होता है कि आपकी कंट्री में कौन सी करेंसी का साइन है। जैसे रुपी हमारा यूनिट ऑफ मनी। ठीक है? तो यूनिट ऑफ मनी का मतलब क्या है? कौन सी करेंसी आपके देश में चलती है, जिसे हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो मनी एज अ मेजर of value means that money work as a common denomination in which value of all goods and services are expressed. By reducing the value of all goods and services to a single unit, that is price, it becomes very easy to find out the exchange ratios between them and comparing their prices. पहले क्या हो रहा था, कितना देगा तो 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। अब क्या है, मैम ये 500 रुपए की बुक है, आपको लेना है तो ले सकते हो। 500 रुपया बोला मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है? कि मैं कौन से उसमें लेना चाहता हूँ, तो इंडिया में बेच रहा हूँ बुक तो रुपी बोलूंगा, यूरोप में बेच रहा हूँ तो यूरो बोलूंगा। ठीक है? दिस फंक्शन फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट विच वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल
तो मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लो इस टीवी को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो मान लो मैंने 10,000 का ये ग्लास लिया, 20,000 का मैंने प्लास्टिक लिया, इन सबको मैं ऐड कर कर एक कॉस्ट बिल्डअप कर सकता हूँ। तो money helps in calculative relative price of goods and services. Due to this reason, it regard as a unit of account. For instance, rupee is the unit of account in India, pound in England, and so on. ये unit of account का MCQ बहुत आता है, तो एक बॉक्स बनाकर लिख सकते हो यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, उस करेंसी को हम यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो पहला क्या था? पहला था आपका मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा क्या है आपका यूनिट ऑफ मेजर ऑफ। पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा था मेजर ऑफ वैल्यू। डन? कोई दिक्कत इसमें? लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, अरे हिंदी में ही बता दे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, हाँ। डेफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है हर्षिता, डिमांड फॉर मनी, तीन टाइप्स थे ना डिमांड फॉर मनी के, ट्राई करो। हाँ स्पेकुलेटिव, हाँ, और ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मोटिव दो टाइप के, बिजनेस मोटिव और हाउसिंग इनकम मोटिव। इनकम मोटिव, ठीक है। प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन मोटिव में फर्क क्या है? हाँ, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए। और ट्रांजैक्शन मोटिव? नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन मोटिव वो दूध दूध और ये सारे डेली के, ठीक है। किसको हम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव या प्रिकॉशनरी मोटिव? ट्रांजैक्शन, क्योंकि प्रिकॉशनरी में हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या हो जाएगा। प्रिकॉशनरी में हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या हो जाएगा। अब आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन की मनी और एड ऑन क्या क्या कर सकता है? तो these refers to those function of money which are supplementary to the primary function. ठीक है, these function are derived from the primary function and therefore they are also known as derivative function. सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तभी तो बैंक बिल्डअप हो पाए ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है मनी की वजह से उधारी हो पाती है। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट means that money act as a standard for payment which are to be made in future. Every day millions of transactions take place in which payment are not made immediately. Money encourages such transactions and helps in capital formation and economic development of the economy. This function of money has significant because money as a standard of deferred payment has simplified the borrowing and lending operation. ठीक है, it has led to the creation of financial institutions. ये समझ आया तुझे? अगर मनी नहीं होता तो अगर कोई उधार ले भी रहा है तो क्या वापस करता उधार के बदले? ठीक है, जब वो पेमेंट कर रहा होता। समझ आ गया ये? चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शंस ऑफ द मनी। ये सिनोनिम्स लिखते जाना क्योंकि फिर मैम जो है वो उसी हिसाब से देती है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी को आप एज अ वेल्थ भी रख सकते हो। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। कि अभी मैं खर्चा नहीं कर रहा, मैं इन फ्यूचर इस पैसे को खर्च करूंगा। तो मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म्स आल्सो, बट मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे। ठीक है, किसी और चीज में किसी और चीज को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। जैसे गोल्ड लेना है तो दुकान पे जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। लेकिन मनी क्या है? मनी एक इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट वे है कि अलमीरा में रख दिया, ये सारी चीजें। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल टू मीट कंटीजेंसी। और अब कंटीजेंसीज का मतलब सबको पता है,
अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी एंड पे फ्यूचर डेट. डेट मतलब होता है उधार. अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू यूज गुड्स एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ, क्योंकि उनका पेरिशेबल नेचर होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खराब हो जाएंगे. ऑफ सम गुड्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. money is available in the fractional denomination ranging from 1 to 2000. ठीक है. मनी इज इजिली पोर्टेबल, यहां से वहां ले जाया जा सकता है. सो इट इज इजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर मनी as its storage does not require much space. Money has the merit of general acceptability, so it can be easily exchanged for goods at all time. Saving in terms of money are much more secured than in terms of goods. अब आता है आपका मोर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. अगर मान लो आपने मनी से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को. तो मनी ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. बाय ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वी मीन दैट ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल एंड इमूवेबल गुड्स. अब मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं उठाकर किसी को दे थोड़ी सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मूवेबल, मैं उठाकर उसे बेच सकता हूँ. Through money, anybody can sell immovable property at any particular place and buy a property at some other place. This function provides mobility to machinery, land and goods. Contingent, static और dynamic function हमने पढ़ लिया. ठीक है. तो money has overcome the drawback of barter exchange, medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment. यहां तक तो क्लियर है. फिर हमने ये पढ़ लिया ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव. ठीक है. ओके, अब लिख दो जरा डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी सप्लाई फिर ब्रेक के बाद करेंगे, पहले इतना करेंगे. डेफिनेशन ऑफ मनी. Okay, so after studying the primary and secondary function of money, we can give a comprehensive definition of money. Money is anything which is generally accepted. और जो तुमने दो फंक्शंस लिखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उन दोनों को मर्ज कर दो तो तुम्हारी डेफिनेशन बन जाएगी. मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. The term money is used to cover all such things like coins, currency notes, checks, etc., which are used to conduct business transaction and settlement of business claim. Claim मतलब होता है कि किसी को मुझे देना है. ठीक है. It must be noted that money can be any commodity chosen by common concern, जिसे हर कोई मान रहा है, as instrument of exchange of goods and services. Refer power booster, functional definition of money, definition on the basis of liquidity and definition on the basis of scope. वो अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. पहले हम लीगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक के बाद ये सारी चीजें पढ़ेंगे. लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी. जो गवर्नमेंट ने कह दिया मनी, वो मनी कहलाएगा. और तुम तो इस जनरेशन वाले इजिली इस बात को समझ सकते हो. मोदी ने कहा 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो 500 और 1000 के नोट हट गए, उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हटा दी. मोदी ने कहा अब सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं चलेंगे, तो अब उसकी भी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हट जाएगी. ठीक है. तो लॉ जिसे कह देते हैं मनी, उसे मनी मानना पड़ता है पब्लिक को. तो सो एनीथिंग विच गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी on the basis of legal recognition. Money is of two kinds. Legal tender money, so money which can be legally used to make payment of debts or other obligation is termed as legal tender money. ठीक है. तो money which can be legally used to make payment of debts, debt मतलब होता है उधार, और other obligation is termed as legal tender money. A creditor is obliged by law to receive such money in payment of debt due to him. लीगल टेंडर मनी इज ऑफ टू काइंड्स. एक लिमिटेड लीगल टेंडर होता है और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है. इंडिया में लिमिटेड लीगल टेंडर है आपके कॉइन्स. कॉइन्स आप एक लिमिट तक दे सकते हो सेलर को, उसके बाद उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो और एक्सेप्ट करना चाहता है नहीं करना चाहता. जैसे इंडिया के अंदर ये है कि आप 1000 रुपीज के नोट्स, 1000 रुपीज के कॉइन्स तक आप दे सकते हो. मतलब अगर मान लो आपका बिल 3000 आया, तो आप 1000 रुपीज तक के कॉइन्स को दे सकते हो. तब अब 2000 के बाद ना उसके पास अथॉरिटी आ जाएगी कि वो और कॉइन्स एक्सेप्ट करना चाहता है नहीं करना चाहता. तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी which can be paid in discharge of debt up to a certain limit. Beyond this limit, a person may refuse to accept the payment
and no legal action can be taken against him. In India, coins are the limited legal tender. For example, as per the Coinage Act 2011, coins shall be a legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee for any sum not exceeding 1000. समझ गए मतलब अगर आपका 5000 का बिल बना है तो आप 1000 रुपए तक के कॉइन्स दे सकते हो, 4000 में उसके पास अथॉरिटी है कि वो और कॉइन्स लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स आपके नोट्स होते हैं, तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेप्थ ऑफ एनी अमाउंट। लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस मनी। तो जो आपके नोट्स होते हैं वो आपके अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं और सामने वाला मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं ले रहा या ये सारी चीजें। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी आपका हो गया पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, चेक, ये सारे क्या हो गए आपके नॉन लीगल टेंडर मनी हो गए और ऑप्शनल मनी। और अभी ई करेंसी आया है, ई करेंसी को हम लीगल टेंडर कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई ने बोला है कि आप ई नोट भी रख सकते हो। ई नोट का मतलब क्या है कि आप डिजिटल फॉर्म में भी हमारी करेंसी को रख सकते हो। हम बैंक को ऑथराइज कर देंगे और बैंक आपको नोट की जगह डिजिटल कर, जैसे आप वॉलेट में रखते हो ना पेटीएम पे, वैसे ही आपकी ई करेंसी होगी। It refers to that form of money which is generally accepted, but legally one is not bound to accept it. For example, check, bank draft, bill of exchange, etc. तुम अगर बोलो कि भैया मैं आपको चेक पे दूंगी पैसे, तो मैं बोल सकता हूँ मैं चेक पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो तुम मुझ पे कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो तुम 2500 रुपए दे रहे हो मुझे और मैं कह रहा हूँ मैं तो डॉलर लूंगा, ठीक है, तो तब तुम मुझ पे केस कर सकते हो, ठीक है। तो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और नॉन लीगल टेंडर तो समझ गए। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी which uses cryptography to secure transaction. It works as a medium of exchange through a computer network and does not rely on any central authority such as government or bank to verify transaction. In India, it has not been accorded the status of legal tender. उसके बाद आता है आपका बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या होता है, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा है उसे हम बैंक मनी कहते हैं। जो पैसा आपका बैंक में पड़ा है उसे हम बैंक मनी कहते हैं। और कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जहां पर जनरल पब्लिक अपना अकाउंट खोलती है। तो बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। These deposits are repayable by the bank on demand. The depositor are given check facility to withdraw money from their account or to make payment. It must be noted that बैंक मनी इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। सामने वाले का मर्जी है कि वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे 525, ठीक है। अब ब्रेक है, फिर से लिंक भेज दूंगा, ठीक है।